अब इंडिया को ऐसी mRNA टेक्नोलॉजी की वैक्सीन बनाने की ज़रूरत है जो कि 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर हो जाए, क्योंकि पूरे देश में -20 टू -80 डिग्री की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बहुत कॉस्ट लग जाएगी। इससे बेटर है हम थर्मल स्टेबल, यानी जो इस टेम्परेचर पे वैक्सीन स्टेबल रहे वैसी mRNA टेक्नोलॉजी से वैक्सीन बनाए। इसके लिए काम शुरू हो गया है। जेनोवा एक कंपनी है पुणे बेस्ड, उसको गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा है और वो इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग mRNA टेक्नोलॉजी के हेल्प से वैक्सीन बनाना शुरू कर चुकी है। अब एक और नई टाइप की वैक्सीन की बात कर रहे हैं, मिक्स एंड मैच वैक्सीन। अब देखिए इंडिया में वैक्सीन एक डोज लगी बहुत लोगों को और उसके बाद अब दूसरी डोज नहीं लगी है, खत्म हो गई है वैक्सीन। तो ये कह रहे हैं कि मिक्स करके लगाई जा सकती है, कि पहले किसी को कोविशील्ड लग गई तो हम अब दूसरी डोज में कोवैक्सीन लगा सकते हैं और इससे कोई नुकसान नहीं होएगा। और क्यों नहीं होएगा, वो क्लेम्स यहाँ पे गिवन है। और ये कह रहे हैं बल्कि थ्योरेटिकली इससे जो इम्यूनिटी है और बेटर होएगी, ठीक है, क्योंकि 3-4 तरीके की दवाई ले रहे हैं आप और चारों का एनिमी एक ही है, तो 4 बंदे अगर मिल जाएंगे एक ही एनिमी के अगेंस्ट, तो हर बंदे में एक अलग स्पेशलाइजेशन होती है। किसी के बाइसेप्स पावरफुल हैं, किसी की लेग्स पावरफुल हैं, तो सबको मिला के लड़ेंगे तो जीतने के चांस ज़्यादा है। तो ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया है डॉक्टर्स ने। तो पहला क्लेम, जनरेट्स बेटर ब्रॉडर इम्यून रिस्पॉन्स। बता दिया मैंने आपको, एक बंदे के शोल्डर्स मजबूत है, दूसरे की लेग्स, तो क्यों ना मिलके लड़ा जाए एक ही एनिमी से। क्लेम नंबर 2, करंट शॉर्टेज ऑफ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। तो करंट शॉर्टेज है तो बाहर की वैक्सीन स्पुतनिक अगर लाएं और सेकेंड डोज में लगा दी जाए, स्पुतनिक को अगर स्पुतनिक को हम अब सेकेंड डोज में उन बंदों को लगा सकते हैं जिनको कोविशील्ड या कोवैक्सीन पहले डोज लग चुकी है और अब इनकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है। क्लेम नंबर 3, ब्लड क्लॉट हो गए हैं कोविशील्ड की वजह से। यूके में तो इसे बैन ही कर दिया है, कोविशील्ड को हटा दिया है। तो यानी अब वो जब कोविशील्ड लग चुकी है और पहली डोज में ब्लड क्लॉटिंग हो गई है तो दूसरी डोज तो लगानी है, अब कोविशील्ड तो लगानी नहीं है क्योंकि रिस्क है। तो चलो मॉडर्ना फाइजर यहाँ पे लगाई जा रही है यूके और ईयू के अंदर और कनाडा में, ये लोग ट्राई कर रहे हैं मिक्स एंड मैच। सो कंसर्न क्या है भाई, बहुत सारे मैनी अननोन्स हैं। हो सकता है किसी के शोल्डर और कोवैक्सीन के शोल्डर स्ट्रॉन्ग है और मॉडर्ना फाइजर के लेग स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि बेनिफिट की बजाय वो नुकसान पहुंचा दे। इसके ऊपर कोई टेस्टिंग नहीं हुई है, अनटेस्टेड कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये कौन बताएगा कि कोविशील्ड पहली डोज में लगी थी तो सेकंड डोज में कोवैक्सीन लगाएं या स्पुतनिक लगाएं या मॉडर्ना फाइजर लगाएं, कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहेगा? इस पर भी कोई टेस्टिंग नहीं हुई है। और इन सब की जो शिपमेंट है और स्टोरेज है उनमें डिफरेंसेस हैं। ओके, अब मॉडर्ना फाइजर की तो स्टोरेज डिफरेंट है, -20 टू -80, कोवैक्सीन की अलग है, तो इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। और कॉन्ट्राइंडिकेशन की भी प्रॉब्लम है, कोवैक्सीन में कॉन्ट्राइंडिकेशन की प्रॉब्लम है। आपको पता है किल्ड वायरस डाला गया है। ओके, सिल्वर लाइनिंग क्या है? इंडिया के एक वायरलॉजी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर कांग, उन्होंने कहा है हमारा इम्यून सिस्टम कैन हैंडल अ लॉट मोर। तो हमें मैनी अननोन्स और अनटेस्टेड कॉम्बिनेशन के डरने की जरूरत नहीं है। हमारा इम्यून सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड और स्मार्ट है कि बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर रहते हैं, वो उन सबको पहचान लेता है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो पहले मिक्स एंड मैच करा गया है, यस, फॉर एबोला वायरस करा गया है। और कहां पे ट्राई करी जा रही है वैक्सीन की मिक्सिंग? मैंने बता दिया आपको, कनाडा, यूके। साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब बात करते हैं लास्ट में हमारे टॉपिक की, ट्रिप्स वेवर फॉर कोरोना वायरस। देखिए 1995 में WTO बना था, उससे पहले गाठ था। ओके, WTO बना था, उसकी 5-6 बॉडीज हैं। WTO की जो हाईएस्ट बॉडी है वो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि हर 2 साल में मीट करती है, लेकिन अब मीट नहीं कर पा रही है। इसमें सारे कंट्रीज़ के हेड, PM वगैरह, फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वगैरह, ये सब बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं वो मीट करते हैं, हर 2 साल में करते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से मीट नहीं कर पा रहे। फिर बाकी 2 साल के बीच में कौन इसे गवर्न करता है? जनरल काउंसिल।
तो जो डिसीजन बनाने होते हैं जनरल काउंसिल ने बनाने होते हैं। अब इसके अंदर कई सारे WTO के अंदर कई सारे एग्रीमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर पे है, ट्रेड पे है, इन्वेस्टमेंट पे है और ट्रिप्स पे है। तो इन सबका काम एफिशिएंटली होए तो इसलिए सबकी अलग काउंसिल बनाई गई है। तो ट्रिप्स के लिए उसकी डिफरेंट ट्रिप्स काउंसिल बनाई गई है। ये आपने स्ट्रक्चर समझ लिया, अब आप समझ सकते हैं आगे। तो इसके एग्रीमेंट के अंदर, ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर ये बात हुई थी कि भाई सारी कंट्रीज अपने कंट्रीज के अंदर जो भी मेंबर कंट्रीज हैं एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ माइंड ने क्रिएट करी है, तो इसीलिए इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जिस बंदे ने बनाई है उसने काफ़ी मेहनत करी है और उसकी मेहनत का रिवार्ड उसे मिलना चाहिए। और रिवार्ड कैसे मिलेगा? उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देके। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे दे पाएंगे? पेटेंट देके। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वो फ्यूचर में भी ऐसी नई नई खोज करता रहे, तो इसलिए उसको इंसेंटिव तो मिलना चाहिए, क्योंकि वो रिस्क भी ले रहे हैं। डिस्कवरीज में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत रिस्क लेते हैं साइंटिस्ट वगैरह। तो इसीलिए ये लॉ पास होना चाहिए कि कोई भी मेंबर कंट्रीज उनके जो पेटेंट्स है उसको प्रोटेक्ट करेगा। और फिर ये जो लॉज बनाती है मेंबर कंट्रीज, वो जो है ट्रिप्स काउंसिल में सबमिट करते हैं। ओके, ट्रिप्स काउंसिल में सबमिट करते हैं और वहां से जो बाकी मेंबर कंट्रीज है, जैसे यूएस है, इंडिया ने सबमिट कर दिया ट्रिप्स काउंसिल में अपना लॉ। अब यूएस जो होगा उस काउंसिल के वहां पे रीड करेगा इंडिया के लॉ को कि वो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, अब मैं दो लाइसेंसिंग की बात कर रहा हूँ, दो टाइप की लाइसेंसिंग, वॉलंटरी लाइसेंसिंग, कंपल्सरी लाइसेंसिंग। वॉलंटरी लाइसेंसिंग का मैं आपको रिसेंट केस बताता हूँ। रेमडेसिविर ने ये काफ़ी यूज़ करा गया ये इंजेक्शन कोरोना के केसेस के दौरान। तो जो है अपने आप वॉलंटरली एक कंपनी को, इंडिया की सिप्ला कंपनी इंडिया की, उसको लाइसेंस दे दिया, क्योंकि इसकी कमी पड़ गई थी, शॉर्टेज हो गई थी रेमडेसिविर की। रेमडेसिविर कौन बनाती है? गिलियाड। इसके पास पेटेंट है कि सिर्फ गिलियाड ही रेमडेसिविर बनाएगी। अब क्योंकि शॉर्टेज हो रही थी तो गिलियाड ने क्या कहा सिप्ला को कि तुम भी रेमडेसिविर बनाओ, लेकिन हमको कुछ प्रॉफिट देना होगा। वो प्रॉफिट क्या है, कितना है, किसी को नहीं पता, वो सीक्रेट एग्रीमेंट है। तो इसे कहते हैं वॉलंटरी, जिसमें कि जिस कंपनी ने के पास पेटेंट है अपने आप ही वॉलंटरली दूसरी मैन्युफैक्चरिंग जेनरिक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया। कंपलसरी लाइसेंसिंग में क्या होता है? एक तो ये सीक्रेट नहीं रहेगा, क्लियर रहेगा कि कितना प्रॉफिट देना है। ओके, दूसरा इसको नेशनल गवर्नमेंट करेगी। गिलियाड नहीं बोलेगा जाके सिप्ला को कि आप मेरे साथ एग्रीमेंट करो, बल्कि इंडिया की गवर्नमेंट बोलेगी सिप्ला को कि आप ये जो है रेमडेसिविर मैन्युफैक्चर कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ परसेंटेज प्रॉफिट गिलियाड को देना होगा और वो प्रॉफिट सबको पता होगा, वो शेयर। तो ये कंपलसरी लाइसेंसिंग होती है। अब कंपलसरी लाइसेंसिंग जो है वो कब आया ये क्लोज? ये ट्रिप्स का ही प्रोविजन है। ट्रिप्स कंपलसरी लाइसेंसिंग प्रोवाइड करती है। और ये जो है क्लोज आया कब? ये 2001 में दोहा डिक्लेरेशन में अनाउंस हुआ था। हुआ ये था कि इसी टाइम पे HIV के केसेस बहुत सारे बढ़ गए थे और HIV की जो मेडिसिन थी, नेक्सावार एक कंपनी है वो बनाती थी, और वो इतनी महंगी थी कि 1 साल की दवाइयाँ एक इंसान को 10 लाख की पड़ती थी, 10 लाख अराउंड अप्रोक्सीमेटली। तो अफ्रीका के अंदर तो ये एकदम एपिडेमिक हो गया था, और वो पुअर कंट्री थी, डेवलपिंग कंट्री थी, तो भाई वो तो बना नहीं सकते थे, वो उनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इंडिया ने उन सारी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलकर लॉबी क्रिएट करी और दोहा के अंदर ये कंपलसरी लाइसेंसिंग का क्लॉज जो है जीत लिया। और इसमें क्या था कि इसी की बेसिस पे इंडिया जो है ना जेनरिक मेडिसिन में हीरो बना है, क्योंकि फिर हमने जेनरिक मेडिसिन बनाने का कंपलसरी लाइसेंसिंग की क्लॉज जो था, एक एक्सक्यूज एक तरीके से कह लीजिए, वो हमने विन कर लिया था। अब इसमें होता क्या है, कंपलसरी लाइसेंसिंग जो है इंडिया की पेटेंट एक्ट है, पेटेंट एक्ट उसका सेक्शन 4 ये यूज करते हैं, और कंपलसरी लाइसेंसिंग गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है। इसमें कंडीशन ये होती है, कंपलसरी लाइसेंसिंग आप जब अलाउ करेंगे जब मार्केट में शॉर्टेज हो
और जो दूसरी जो रियल कंपनी है पेटेंट होल्डर, वो उस शॉर्टेज को फुलफिल ना कर पाए, या फिर वो एग्जॉर्बिटेंट बहुत ज़्यादा प्राइसेस चार्ज कर रहे हो। ओके, तो अब इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ये बोला कि भाई ये जो ट्रिप्स वेवर है ये अनाउंस करा जाए सिर्फ उन मेडिसिन और उन वैक्सीन से रिलेटेड जो कि कोविड से रिलेटेड है, और उन डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट से रिलेटेड, ताकि जो है शॉर्टेज ना रहे कोविड से फाइट में। तो पहले तो यूएस और ईयू कनाडा ने मना कर दिया था, लेकिन यूएसए ने बाद में उसे सपोर्ट करा, और रीजन बीइंग क्योंकि जो बिडेन है उन्होंने अपने कैंपेन में ये बोला था कि वो हेल्प करेंगे कोरोना से फाइट करने में पूरी दुनिया को, तो इसीलिए इन्होंने फिर ये एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इसका कुछ खास फायदा होने नहीं वाला है, और उसकी आर्ग्यूमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे क्यों, लेकिन उससे पहले प्रोसेस जान ले कि ट्रिप्स वेवर मिलता कैसे है। तो देखिए, प्रपोजल ट्रिप्स वेवर का पहले जो है ट्रिप्स काउंसिल में देना होगा। तो साउथ अफ्रीका और इंडिया ये जो प्रपोजल है इसे ट्रिप्स काउंसिल में देगी। ओके, फिर ट्रिप्स काउंसिल 90 डेज में डिसाइड करेगी कि ये प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट करा जाए, क्यों ना करा जाए, क्यों कर लिया जाए, उस पर रिपोर्ट बनाएगी, और फिर वो किसे देगी, उसको जनरल काउंसिल को। जनरल काउंसिल में अगर सारी कंट्रीज मान जाएगी तो वेवर मिल गया, अदरवाइज वहां पे ऑब्जेक्शन होगा, तो 75% वोट चाहिए होंगे ऑब्जेक्शन को ओवरकम करने के लिए। अब आप ये समझ गए। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या है फेवर में, वेवर के आर्ग्यूमेंट्स दोस्तों ये है वेवर के फेवर में कि भाई शॉर्टेज हो रही है, ये कंपनीज मॉडर्ना फाइजर अकेले नहीं बना सकती हैं सारी वैक्सीन, तो इन्हें अपनी जो टेक्नोलॉजी है ट्रांसफर कर देनी चाहिए। दूसरा, पब्लिकली फंडिंग करी गई है ये वैक्सीन और कंपनीज, जैसे गिलियाड को भी पब्लिक फंडिंग मिली थी और मॉडर्ना फाइजर को भी पब्लिक फंडिंग मिली है यूएस गवर्नमेंट से। तो वो कह रहे हैं जब आपको पब्लिकली फंडिंग मिला रिसर्च के लिए और काम के लिए, तो पब्लिक के तो काम आना ही चाहिए। और कैसे मिला था पब्लिक फंडिंग, क्योंकि यूएसए ने एडवांस बुकिंग कर दी थी, एडवांस ऑर्डर बुक कर दिया था मॉडर्ना और फाइजर के लिए, तो इसलिए उनके पास एडवांस कैपिटल आ गई और वो उसे रिसर्च में यूज कर पाए। दूसरा, कंपलसरी लाइसेंसिंग अगर दे देंगे तो भी प्रोसेस लंबा है, उसमें वोटिंग होएगी, फिर दूसरी जो हर कंट्री नहीं, सपोज उसमें सॉरी जो वोटिंग है वो तो वेवर में होएगी। कंपलसरी लाइसेंसिंग में क्या होगा कि कोर्ट जो है वो कंपलसरी लाइसेंस देगा, लेकिन उसका कुछ मिसयूज हो सकता होगा, उसके कुछ लीगल ऑब्जेक्शंस होंगे, फिर केसेस चलेंगे और फिर वो कंपलसरी लाइसेंसिंग में डिसाइड होने में टाइम लगेगा। और इतने टाइम में तो कोरोना पीक और या दूसरी तीसरी चौथी वेव आ जाएगी, और शॉर्टेज है सप्लाई की, उसे भी ओवरकम करना है। प्लस ये ग्लोबल पेंडेमिक है, तो मॉडर्ना फाइजर जो है इंडिया की मदद नहीं कर रहे हैं सिर्फ, वो अपनी कंट्री की भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड अगर डिक्रीज होगा तो यूएस को भी इफेक्ट होगा और बाकी ईयू कनाडा सबको इफेक्ट होगा। तो यानी ग्लोबल पेंडेमिक को मीट करने के लिए सबके सपोर्ट की जरूरत है, ताकि ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल जीडीपी बढ़ सके। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्या है कि भाई अगली बार ना मॉडर्ना फाइजर ऐसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे नहीं, वो कहेंगे नहीं नहीं रहने दो भाई, हमें नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारी फंडिंग तो जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगेगा, वो पैसे का हमें बेनिफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि फिर हमें वो सबको बांट देना है। तो यानी फ्री राइडरशिप करेंगी बाकी सारी जेनरिक कंपनीज, और वो कह रही है कि कंपलसरी लाइसेंसिंग का रूट यूज करिए ना। ओके, लेकिन एक आर्गुमेंट और है यहाँ पे, अगर कंपलसरी लाइसेंसिंग अलाउ भी कर दी जाए और बोल दिया जाए सिप्ला को, जेनरिक कंपनीज को कि आप बना लो वैक्सीन, तो क्या वो बना पाएंगे? नहीं। यहाँ पे तो इन्हें सिर्फ लीगल प्रॉब्लम सोल्व हुई है, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी? अब टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी तो चाहिए। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर कैसे मिलेगा? वो तो मॉडर्ना फाइजर कंपनी के हाथ में। अभी तो बस आपने ये बोला है कि सिप्ला भी ऐसी वैक्सीन बना सकती है, तो सिप्ला बना तो नहीं पाएगी, क्योंकि जो ये जेनरिक कंपनीज होती हैं ये क्या करती हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग यूज करती हैं। कोई मेडिसिन आती है और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग यूज करके फिर उसको डिकोड कर लेती हैं उसकी टेक्नोलॉजी को, ठीक है। लेकिन ये बोला जा रहा है
कि mRNA वैक्सीन के केस में रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगी। क्यों? वो इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि mRNA में काफ़ी DNA की एडिटिंग, RNA की एडिटिंग और जेनेटिक म्यूटेशंस इन्वॉल्व होती हैं और इनको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। बाकी ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स को रिवर्स करना आसान होता है। तो इसीलिए अगर कंपलसरी लाइसेंसिंग वे ऑफ भी कर दिया जाए तो भी जेनरिक कंपनीज वैक्सीन्स नहीं बना पाने वाली है, क्योंकि वो म्यूटेशंस, जेनेटिक म्यूटेशंस की रिवर्स इंजीनियरिंग को डिकोड नहीं कर पाएंगी। बाकी जो ड्रग्स होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स को डिकोड करना रिवर्स इंजीनियरिंग से आसान होता है। फर्दर अगर कर भी लें तो प्रोडक्शन और स्टोरेज कैपेसिटी तो इंडिया में नहीं है। -22 -80 डिग्री सेल्सियस की टेक्नोलॉजी भी चाहिए। सो अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की एंड में क्या किया जाए इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि भाई जीडीपी जो 1.5% 1% रहती है ना हेल्थ केयर की, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिला के उसको 3% से प्लस रखो। ओके। दूसरा, शिफ्ट जो है ना प्रोडक्ट डिलीवरी से सर्विस डिलीवरी पे आना चाहिए। देखिए अभी इंडिया ने क्या चला रखा है, आयुष्मान भारत। तो इसमें जो है गवर्नमेंट कितनी स्मार्ट है। देखिए, एक तो आयुष्मान भारत के नाम से वोट ले लेगी, वोट मिल जाएंगी, और हेडेक किस चीज की बच गई, हेडेक इस चीज की बच गई कि हॉस्पिटल्स को तो मैनेज नहीं करना, गवर्नमेंट की सिरदर्दी खत्म, सर्विस की डिलीवरी की गारंटी नहीं है, प्रोडक्ट की गारंटी है। प्रोडक्ट क्या है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक तरीके का प्रोडक्ट है, और ये इंश्योरेंस आप यूज कहाँ करोगे? जाके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। हाँ, गवर्नमेंट ने बोला है कि आयुष्मान भारत जो है पब्लिक हॉस्पिटल में भी यूज हो सकती है, लेकिन प्राइवेट ही मेनली यूज करे गए हैं, क्योंकि 70% डिलीवरी इन हेल्थ की प्राइवेट सेक्टर ही कर रहे हैं। ओके। ऊपर से यहाँ पे कमीशन खोरी भी खूब होएगी। इंश्योरेंस कंपनीज को किसको ठेका दे रही है गवर्नमेंट, वहाँ पे भी मजे आ जाएंगे। प्लस हेल्थ सर्विस तो इम्प्रूव हुई नहीं, डॉक्टर्स तो वही हैं, डॉक्टर्स की जो रेशो है वो तो इंक्रीज नहीं हुई ना। डॉक्टर्स पेशेंट की रेशो इंक्रीज नहीं हुई, उनके कोर्स करिकुलम में इफेक्टिवनेस नहीं आई, अभी भी धांधलेबाजी से एडमिशन हो रहे हैं एमबीबीएस में, नीट एग्जाम में भी प्रॉब्लम आ रही है। ओके। तो यानी आपने जब तक बेसिक चीज को ठीक नहीं करेंगे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली आयुष्मान भारत से, क्योंकि आयुष्मान भारत सिर्फ इंश्योरेंस की गारंटी देता है, प्रोडक्ट की गारंटी देता है, सर्विस डिलीवरी की गारंटी नहीं देता है। ओके। वो फिर आप छोड़ दिए हैं प्राइवेट सेक्टर के भरोसे, और प्राइवेट सेक्टर का भरोसा देख लिया आपने कोविड में कितना हेल्पफुल रहे प्राइवेट सेक्टर। अब रिफॉर्म करो एडमिन लॉज। एडमिन लॉज में भी इंडिया की प्रॉब्लम रही है। देखिए, यूएसए और बाकी यूएस कंट्रीज ने एडवांस में बुकिंग कर दी थी, उससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रो हुआ और mRNA वैक्सीन बहुत जल्दी से आ गई। लेकिन इंडिया के जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो एडवांस पेमेंट नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे लॉ नहीं है कि किसी कंपनी को, कोविशील्ड को, एस्ट्राजेनेका को हम पहले एडवांस पेमेंट कर दें। लेकिन हमें सोचना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि पहली बार ही ऐसा इंडिया की जो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम 70 सालों में ऐसी महामारी आई है, तो हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के लॉज को जहाँ पे एडवांस पेमेंट के लिए रोक हो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। तो अभी ऐसा सुनने में आया है कि गवर्नमेंट ने ऐसा रिफॉर्म लिया है। एक और पॉइंट है यहाँ पे, लिख लीजिए पॉइंट नंबर 5, हमें बढ़ावा देने की जरूरत है जीनोम सीक्वेंसिंग को। जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग फॉर एग्जांपल चाइना ने जीनोम सीक्वेंस करा था, यानी जेनेटिक मटेरियल, यानी जो कोविड का जो ये आरएनए है जिसके बेसिस पे मॉडर्ना फाइजर ने वैक्सीन बनाई, इस आरएनए के, इसको एमआरएनए बनाया, मैसेंजर आरएनए। ये जो आरएनए था ना, इसका कोड क्या है ये चाइना ने बताया था, जीनोम सीक्वेंस। और इससे क्या होता है, एक बार जीनोम सीक्वेंस मिल जाए तो आरएनए को मल्टीप्लाई, उसको आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करना और मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। इसीलिए मॉडर्ना और फाइजर इतनी स्पीड से इतनी सारी वैक्सीन बना पाए। तो इंडिया को भी जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है।
तो गाइस ये बहुत लंबा वीडियो रहा आई नो, बट इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है एंड आई होप ये आपके लिए मीनिंगफुल भी रहेगा और यूजफुल भी रहेगा ये सेशन। और प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये वीडियो आपकी लिए बनाई थी और आई होप मेरा ये जो टारगेट है वो मीट हुआ होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल यूपीएससी अखाड़ा। यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं सिर्फ क्वालिटी, सिंप्लीफाइड और रेलेवेंट मटेरियल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ।